इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें दी गई हैं। एक तो हमें नंबर ऑफ मोल को क्या करना है, मालूम करना है, क्योंकि इधर देखिए दिया गया है कि कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो पोर्शन है, इस दो पोर्शन को हम अलग करेंगे ना, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर लें, किस किस के, 20 ग्राम ऑफ सोडियम के और 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ये दो पोर्शन है, सही है। तो आप इस दोनों पोर्शन को अलग-अलग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहले हम इसका करते हैं। तो आपके पास गिवन डेटा क्या है, जो गिवन डेटा आपके पास है वो आपको सबसे पहले 20 ग्राम ऑफ सोडियम, ये आपके पास गिवन डेटा में आ गया 20 ग्राम ऑफ सोडियम। और इसके अलावा आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में जब आप आ जाते हैं तो आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोडियम के। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है। आपके पास एक पोर्शन ये आ गया, दूसरा पोर्शन आपके पास 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अक्सर बच्चों ने ऐसा भी किया था कि 40 और 20 को प्लस किया था, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड किया था, एक अजीब से तरीके से किया था। तो इसका जो मेन तरीका है, पहले आपने इसको फाइंड करना है। ये आपके पास मास दिया गया है। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया कि जब भी आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है। जो फार्मूला यूज होता है वो आपने लिखना है इधर। आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होता है नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए, जब आपको मास दिया गया हो, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी गए हो, फिर आपने नंबर ऑफ फार्मूला कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको मास दिया गया हो, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फार्मूला है वो है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इस फार्मूले में आपके पास दो चीजें, एक आपने मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल को आपने कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है और आपने मोलर मास को फाइंड करना है। मोलर मास आपके पास जो है आपको याद होना चाहिए, सोडियम का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सोडियम। देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज भी आया था। मोलर मास वो होता है जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करें, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। लेट्स सपोज सोडियम का जो मोलर मास है तो वो सोडियम का है 23 ग्राम पर मोल, के एक मोल में 23 ग्राम, ये सोडियम का फार्मूला मोलर मास है। तो यहाँ पे आपने इसमें पुट करना है नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए। जब आप नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए आपने वैल्यूज पुट करने हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है 20 ग्राम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। तो इसको आप कैलकुलेट कर ले, 23 ग्राम पर मोल। तो ग्राम डिनोमिनेटर नोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 को 23 पे डिवाइड करें आपके पास समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सही है। लेट्स आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पोर्शन आपका हो गया, इस क्वेश्चन में दो पोर्शन है, 20 ग्राम ऑफ सोडियम, 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक पोर्शन आपका हो गया है, सही है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन था। अब आपके पास आ जाता है सेकंड पोर्शन इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को, दो न्यूमेरिकल को इकट्ठा किए हुए, जस्ट आपको ये ऑब्स्टिकल दे रहे हैं कि क्या बच्चे को जो है ये पता है, ये वो कर सकेगा, क्वेश्चन को निकाल सकेगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट आपके पास है गिवन डेटा के अंदर कि
40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको गिवन है, सही है। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, जो आपने फाइंड करना है वो आपके पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपने क्या करना है, आप कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका, जैसे ये तरीका है सेम इसका भी यही तरीका है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला यूज हो रहा है वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस आपको दिया गया है 40 ग्राम, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, और कार्बन आप दरम्यान में लिख लें, जैसे आपको पहले केमिकल फार्मूले के मोलर मास हमने बताए थे। प्लस करना है 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख लें। अब 1 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 1 12 1 12 प्लस 16 2 32, तो इससे आपके पास आ जाता है 44 ग्राम पर मोल, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अब 44 ग्राम पर मोल आपका क्या है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है, तो आपने क्या करना है 44 ग्राम पर मोल आपने ऐड कर दिया। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जब ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो आपके पास इसको 40 को 44 पे जो है डिवाइड कर लें, जैसे हमने 20 को डिवाइड किया तो 23 पे जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा एक तरीका है। हमने असल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन को नहीं समझते। क्वेश्चन का मतलब है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ तक आपके पास क्या है, टू फाइंड है दोनों के लिए। फिर आपको 2 पोर्शन इकट्ठे किए हैं, 20 ग्राम ऑफ सोडियम, 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम, 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग है। पहले 20 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए कैलकुलेट करें, फिर 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सोडियम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है। देखिए जैसे जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम दूसरा एक नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट में होता क्या है, असल में जब हम ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास किसी भी एटम का एक नया शेल ऐड हो जाता है। लेट्स सपोज ये पीरियड नंबर 1 है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके क्या हैं, शेल्स हैं। ये फर्स्ट पीरियड का है, तो फर्स्ट पीरियड में चूंकि हमारे पास एक शेल होता है, हम सेकंड पीरियड में आएंगे, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पीरियड। हम सेकंड पीरियड में आएंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल और दूसरा शेल। फिर हम थर्ड पीरियड में आएंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। ऐसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास एक एक शेल का इजाफा होता जाएगा, और इस इजाफे के दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, हम इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, सही है, या फिर हम इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें जो कि थर्ड पीरियड में है, इधर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, तो चूंकि बोहर की थ्योरी के मुताबिक बल्कि हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, सही है, आपके पास फर्स्ट शेल है या आपका आर है,
ये ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, हमारे पास रेडियस है इस एटम का। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दायरे में है। अब हमारे पास नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इधर हम देखें तो ये साइज और भी बढ़ता जा रहा है। ये तो इसका चलो रेडियस होगी, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट हाई है और लिथियम का कम है। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले शेल में आएंगे, मतलब कि एक शेल का इजाफा होता जाएगा, तो उस इजाफे की वजह से ये जो अंदर के शेल हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पेनल्टीमेट शेल और ये इनर इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ये कम पड़ जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ जाता है। किस वजह से? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पहले शेल्स हैं, इनर शेल्स हैं, और उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दरमियान में रुकावट पैदा कर रहा है। कैसा रुकावट पैदा कर रहा है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इनर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स के साथ नहीं लगता। अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट के साथ या हम इसको कंपेयर करें सेकंड के साथ, क्योंकि हमारे पास ये कंपैरिजन है और क्वेश्चन में भी आपको एक कंपैरिजन दिया है कि हमारे पास ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर हमारे पास आ जाता है सोडियम। अब ये जो 3 एटम्स टॉप टू बॉटम आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो हर एक के अंदर एक नया शेल ऐड हो रहा है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि सोडियम और लिथियम के दरमियान कंपैरिजन है कि सोडियम, ये लोग कह रहे हैं कि सोडियम जो है इसका शील्डिंग इफेक्ट हाई है लिथियम से। इसको आपने प्रूव करना है, ये एक टेबल बना लें, ये इस तरह का एटम के स्ट्रक्चर बना लें और साथ में स्टेटमेंट लिख लें कि हमारे पास अगर हम ग्रुप नंबर फर्स्ट में टॉप से बॉटम की तरफ आए तो लिथियम हमारे पास कौन से पीरियड में आता है? लिथियम हमारे पास आ जाता है सेकंड पीरियड में। अब जब सेकंड पीरियड में लिथियम आता है और फिर हम टॉप से बॉटम की तरफ नीचे जाएं तो सोडियम हमारे पास आ जाता है थर्ड पीरियड में। अब जब सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड में आता है तो यहाँ पे एक एक जो वैलेंस शेल है, एक नया शेल ऐड होता है। नया शेल ऐड होने की वजह से हमारे पास जो इनर शेल होते हैं वो ज्यादा होते जाते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए हमारे पास शील्डिंग क्या है? शील्डिंग नहीं है, इधर शील्डिंग क्या है? 0 है, क्योंकि इनके दरमियान कोई ऐसा शेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इनके दरमियान शील्डिंग पैदा करें। लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इधर एक शेल इंक्रीज हो गया, इधर दूसरा शेल भी इंक्रीज हो गया। तो इसी वजह से टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में है, लिथियम सेकंड पीरियड में है। थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास जो है 2 शेल, जो 2 इनर शेल हैं वो क्या पैदा कर रहा है? वो शील्ड पैदा कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड में देखें तो सेकंड में आपके पास जस्ट 1 शेल जो है वो क्या पैदा कर रहा है? वो शील्ड पैदा कर रहा है। तो अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो सोडियम ज्यादा शील्ड होगा सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एज कम्पेयर टू लिथियम के। इसका आसान ये आंसर था, इतना ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। जस्ट ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने लिए